जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी पढ़ाई में एकदम शानदार अंदाज में आप सभी जुटे होंगे। पूरी उम्मीद है, आशा है कि बहुत अच्छे से सारी क्लासेस को लेने के बाद आप शानदार सा रिवीजन करने के बाद सोते होंगे, जिससे कि वो चीज़ें आपको एक लंबे समय तक आपकी मेमोरी में बनी रहें। बाकी अपने हालचाल बताइए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपके परिवार में सभी स्वस्थ होंगे। रिवीजन आप सभी कर ही रहे हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। और मेरा आपसे सवाल है, कल हमने पढ़ा था उत्प्लावन बल पढ़ा था, पास्कल का नियम पढ़ा था। तो मुझे आप बताइए कि उत्प्लावन बल के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? उत्प्लावन बल यानी कि बायोंसी फोर्स के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? इसमें ऑप्शंस हैं आपके, पास्कल, आर्किमिडीज, ये तो हिंदी इंग्लिश सबको समझ में आ रहा होगा ना, आर्किमिडीज। सी है आपका टोरिटेली और डी है आपका न्यूटन। बताओ किस वैज्ञानिक ने उत्प्लावन बल के बारे में बताया था? सभी को गुड मॉर्निंग है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुबोध हैं, शैलेंद्र हैं, आदित्य हैं, साक्षी, मनीष हैं, अमित हैं, शैलेंद्र भाई हैं, अवनीश हैं। सभी प्यारे से साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बढ़िया आंसर आप सभी का। क्या हाल है भैया जी? सत्येंद्र भाई, मैं एकदम बहुत शानदार हूँ मेरे शेर। तुम बताओ भाई कैसे हो? चलिए ठीक है, तो सभी का एक बहुत आंसर है। और इसमें तो अच्छा पास्कल भी कर रहे हैं कुछ कुछ, अरे यार कमाल हो भाई। पास्कल साहब ने नहीं किया था यार, उत्प्लावन बल के बारे में आर्किमिडीज साहब ने बताया था, है ना। कुछ एकाधार पास्कल के चक्कर में भी पड़े हुए हैं। तो ब्लेसियस पास्कल साहब ने तो ये बताया था कि सॉरी द्रव का जो दाब है, यानी कि जो प्रेशर ऑफ द लिक्विड है, इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, कि वो सभी दिशाओं में कैसा होता है, समान होता है। चलो आगे चलकर थोड़ा सा इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएं। और अभी तक हमने जो देखा है वो देखा कि किस प्रकार से, तो कल तक अभी हमने क्या देखा है, अगर सदियों पुरानी हम बात करें कि चैप्टर हमने शुरू किया है लिक्विड का प्रेशर, यानी कि द्रवों का दाब या दाब कहिए, तो उसमें हमने ठोसों का दाब पढ़ा था, द्रव का दाब पढ़ा था। उसके बाद द्रव के दाब में हमने घनत्व पढ़ा है, द्रव के दाब का सूत्र पढ़ा है। कल हमने देखा कि कैसे पास्कल का नियम क्या होता है, और उसके साथ ही हमने उत्प्लावन का सिद्धांत देखा, जिसको आर्किमिडीज साहब ने दिया था, जो एक्सप्लेन करता है कि इतने बड़े भारी लोहे के जहाज कैसे तैर जाते हैं, जबकि एक छोटी सी कील जो होती है उसी लोहे की वो डूब जाती है। उन सारी बातों के बारे में हमने कल अच्छे से चर्चा कर ली थी। अब आगे के डिस्कशन को हम लेकर चलते हैं और एक बहुत ही शानदार से मुद्दे से हम शुरुआत करेंगे आज, जिसका नाम है पृष्ठ तनाव। बहुत ही जबरदस्त वाला मुद्दा है ये, सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन को आप टी से दिखाते हैं, और इसको आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ देखते हैं? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन को आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ देखते हैं? तो देखिए, आप एक कंडीशन फील करिए, ये सभी के साथ होती है। जैसे मान लीजिए आपके कूलर में ये पानी भरा हुआ है, ये भरा हुआ है पानी। अब अभी मान लो सर्दियाँ हैं, अब जब हल्की-हल्की गर्मियाँ आएँगी तो पिताजी कहेंगे कि यार कूलर के पानी में मच्छर बहुत सारे हो रखे हैं, अब हमें कूलर की ज़रूरत पड़ेगी। एक काम कर भाई, उसमें केरोसिन डाल दियो। आपसे कहा आपके पिताजी ने। अब आप दूसरी सिचुएशन अज़्यूम करिए कि इसमें जो मच्छर हैं, उनमें से एक नवविवाहित जोड़ा है, यानी कि ये मच्छरी जी हैं और ये मच्छर जी हैं। अब मच्छरी जी को मच्छर जी से शिकायत ये रहती है कि वो शादी से पहले तो उन्हें बड़े-बड़े वादे दिखाया करते थे, लेकिन अभी वो उनसे बात तक नहीं करते हैं, समय तक नहीं निकालते हैं। तो ये बेचारे मच्छर जी हैं, और जैसे ही मच्छर जी कहीं से अपना उड़ के आए हैं, ऐसे डंग 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 भिन ऐसे, तो मछली जी कह रही हैं, "ए जी अब तो तुम हमसे कतई भी बात ना करो।" मच्छर जी कह रहे हैं, "अरे तुझे बात करने की पड़ रही है, देख वहाँ मैंने अभी उनके बेटे को ये कहते सुना था कि पापा मैं उसमें केरोसिन डाल देता हूँ।" इतने ही बेटा उसमें केरोसिन डाल देता है, और मच्छर इसमें नहीं पैर टिका पाते हैं और वो अंदर धंस जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि केरोसिन डालने से पहले इस पानी के पास क्या था, जिससे ये मच्छरों के वजन को संभाल पा रहा था, और केरोसिन डलने के बाद ऐसा क्या हो गया कि ये मच्छरों के वजन को नहीं संभाल पा रहा है? आओ इस प्रश्न का उत्तर एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान के चलिए आपके पास एक चादर है, और उस चादर के चार कोनों को आपने चार बच्चों को पकड़ाया, और आपने कहा कि भाई इसको टाइट पकड़ो, बिल्कुल टाइट खींच लो।
उन चारों बच्चों ने पूरी ताकत से चादर के चारों कोनों को खींच रखा है, तो चादर बिल्कुल टाइट हो जाएगी। आप अपना फ़ोन निकालो और उस चादर में डालो। आप पाएँगे कि फ़ोन कुछ गहराई तक अंदर जाएगा, ठीक है? मान के चलिए ये आपकी एक टाइट चादर है। ये मान लीजिए आपकी एक टाइट चादर है। आपने जब इसमें फ़ोन डाला, तो हो सकता है कि फ़ोन थोड़ी-सी गहराई तक इसमें अंदर जाए। अब उन्हीं 4 बच्चों से आपने कहा कि इसको ढीला छोड़ दो। आपने उस चादर को थोड़ा-सा ढीला छुड़वा दिया। अब ढीली चादर में अगर आप फ़ोन डालोगे, तो हो सकता है कि वो फ़ोन उसमें ज़्यादा गहराई तक चला जाए। बोलो क्या मैं सही कहता हूँ? ढीली चादर है, फ़ील करके देखो, ये थोड़ा-सा अज़्यूम करने की सिचुएशन है, मेरे पास चादर नहीं है, मैं दिखा देता। तो ढीली चादर में वो फ़ोन ज़्यादा गहराई तक चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब चादर खिंची हुई थी, तो खिंचाव के बल की वजह से, मतलब वो तनी हुई थी, तो उसके पास ताकत थी कि वो फ़ोन के वज़न को सँभाल सकती थी। मतलब फ़ोन का वज़न नीचे लग रहा है, तो खिंचाव की वजह से एक फ़ोर्स उस पर ऊपर भी लगा हुआ है। अगर आप किसी चीज़ को ऐसे खींचते हो, तो नीचे से भी एक फ़ोर्स हल्का-सा ऐसे लगेगा, जो उसको खींच के रखेगा। लेकिन अगर आप उसको ढीला छोड़ देंगे, तो ये फ़ोर्स तो नहीं रहा, तो फ़ोन जो है अपने वेट की वजह से नीचे चला जाएगा। इसी चीज़ को हम तनाव कहते हैं, इसी चीज़ को हम चादर के केस में तनना कह देते हैं, और द्रवों के केस में इसी चीज़ को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। देखिए जो मच्छर थे पहले, वो इसलिए टिक पा रहे थे क्योंकि इस संसार में द्रव की जो मुक्त सतह होती है, मुक्त का मतलब ऊपर की सतह, कोई भी लिक्विड अगर सामान्य पड़ा हुआ है, तो उसका ऊपर की सतह जो होगी, वो नेचुरली बाय प्रकृति खिंची ही रहेगी। उस खिंचाव के कारण ही उस पर मच्छर तैर पाते हैं, और जैसे ही केरोसिन आप डाल देते हो, तो वो खिंचाव टूट जाता है, जिसके कारण मच्छर अंदर डूब जाता है। तो यही तो है पृष्ठ का तनाव। किसी भी द्रव के पृष्ठ का तनाव पृष्ठ तनाव कहलाता है, आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये पृष्ठ पर ही होता है, नीचे नहीं होता है। दूसरी चीज, अब आपका उत्तर आएगा, तो भैया हम क्यों नहीं तैर पाते हैं? अरे भाई आप खुद सोचो ना, कि उस खिंची हुई चादर में मान लो मैंने फ़ोन डाला, तो फ़ोन का वज़न उसने सँभाल लिया। तुम उसमें हाथी डालोगे, तो भाई कितनी भी उसको खींच के रहो यार, हाथी तो अंदर जाएगा ही जाएगा। मतलब एक निश्चित अमाउंट तक ही तो आप उस पर फ़ोर्स लगाओगे जो वो जुड़ा रहे, नहीं तो वो फट जाएगी। अच्छा, निश्चित अमाउंट के फ़ोर्स पे वो एक निश्चित अमाउंट के वज़न को ही तो सँभाल सकती है। बस उम्मीद है आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो पृष्ठ तनाव का अर्थ ये होता है कि भाई साहब द्रव की जो ऊपर की सतह होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ये लंबाई होती है, ये लंबाई है, लेंथ, इसको मैं एल से दिखा रहा हूँ। इस पर हमेशा एक फ़ोर्स लगा हुआ होता है। एक इस तरह से यहाँ पर भी एक फ़ोर्स लगेगा, यहाँ पर भी एक फ़ोर्स लगेगा, और इस लगने वाले फ़ोर्स को, बल को मैं एफ से दिखा रहा हूँ। तो ये बल जिस लंबाई पर लग रहा है, ये बल जितनी लंबाई पर लग रहा है, ये बल जितनी लंबाई पर लग रहा है, ये फ़ोर्स जितनी लेंथ पर लग रहा है, इसी अनुपात को हम लोग पृष्ठ तनाव बोलते हैं, यानी कि सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे? आप परिभाषा में कहोगे कि द्रव की मुक्त सतह का मतलब सबसे ऊपर वाली सतह, मुक्त सतह पर लगने वाला बल, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री सरफेस, फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, द्रव की मुक्त सतह पर लगने वाले बल को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ये बात सबको समझ में आएंगे, बताएंगे? एक बार सभी थम्स अप करेंगे, जी हाँ मुझे समझ आ गया। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? सरफेस टेंशन को टी से दिखाओगे, इसको एफ से, इसको एल से दिखाओगे, लंबाई को। और अगर आपसे मात्रक पूछा जाए, तो शायद अब आप अनजान नहीं होंगे, और आप स्वयं इस बात को कह देंगे कि मात्रक क्या बनेगा, इसका न्यूटन, इसका मीटर। तो मात्रक बन जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, या न्यूटन मीटर की पावर -1, ऐसे भी कह देगा। अगर यहाँ से आपसे डायमेंशन पूछी जाए, और आपको न्यूटन के लिए डायमेंशन याद है, जो कि होती है mlt -2, हमने पीछे बहुत पढ़ ली है,
मीटर के लिए एल लिखोगे, एल से एल कट जाएगा, डायमेंशन बन जाएगी mt-2। नहीं समझ आई तो सीधा सीधा याद रखेंगे, और साथ ही ये भी याद रखेंगे कि ये एक अदिश राशि हो। तो वादे के अनुसार मात्रक, विमा और कैसी राशि है, ये हम साथ ही साथ पढ़ते हुए चल रहे हैं, और हर एक में ये इंपॉर्टेंट है। लंबाई का क्या महत्व है? नहीं लंबाई का महत्व है एक फिक्स लेंथ पर लगता है, क्योंकि अगर बहुत लंबी चीज है तो उसकी पूरी लंबाई को कंसीडर हम नहीं करते, एक पार्ट को कंसीडर करते हैं हम। शेयर करते हैं। एक बार सभी साथी हम सब करके इस बात की पुष्टि कर दें कि हाँ जी, हमें जो आप समझाना चाह रहे हैं वो बात समझ में आ गई है। दीपक ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, हालांकि वो हमारे स्तर पे नहीं है। देखो, रेनी सीजन में जो बबल्स बनते हैं वो तो एक्सेस प्रेशर की वजह से बनते हैं। वो आधिक्य दाब की वजह से बनते हैं, क्योंकि जैसे ही जब एक पानी की बूंद पड़ती है तो वहां पर हवा होती है, और जब पानी की बूंद पड़ती है तो वो हवा को बाहर भगाती है, बट जो हवा बाहर नहीं भग पाती है वो बूंद में कैद होकर रह जाती है, और वही उसको फुला देती है, बबल बना देती है। एमसीक्यू हम हर एक चैप्टर के बाद कर रहे हैं ना। ml t-2 अपॉन में एल है ना, एल मीटर के लिए एल लिखते हैं, अपॉन में एल। हाँ अक्षय, बिल्कुल। हाँ हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि द्रव की जो मुक्त सतह होती है वो हल्की सी खिंची हुई होती है, बहुत हल्की सी टाइट होती है, और इसी चीज को हम उस द्रव पर पृष्ठ तनाव कह देते हैं, सरफेस टेंशन कह देते हैं। अब देखिए, व्यवहारिक उदाहरण आपसे क्या पूछे जाते हैं सरफेस टेंशन के, आइए देखते हैं एक बार। आपसे उदाहरण पूछे जाएंगे इसके। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है पहला, जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो आपने देखा होगा कि वो भाई गोल ही आकार लेती हैं। भाई गोल ही आकार क्यों लेती हैं वो? बेलनाकार क्यों नहीं ले लेती, त्रिभुजाकार क्यों नहीं ले लेती? क्योंकि जब पानी गिर रहा है तो उस पर लगा हुआ है खिंचाव का बल। अब चारों तरफ से जब खिंचाव का बल लगेगा तो वो उसे क्या बना देगा? गोल बना देगा। तो चारों तरफ से लगने वाला पृष्ठ तनाव जो है, उसके सरफेस पर जो खिंचाव का बल लगा हुआ है वो उसे गोल बना देता है। सिर्फ आपसे इतना सा पूछा जाएगा कि बताइए, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना किस बात का उदाहरण है? वर्षा की बूंद गोलाकार होना, कि वर्षा की बूंद गोल आकार किसकी वजह से लेती है, यानी कि स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप्स, या रेन ड्रॉप कहिए, स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदों का गोल आकार लेना, इसी बात का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप सरफेस टेंशन का देखिए। जैसे एक शेविंग ब्रश होता है, कभी आपने देखा हो तो, नहीं देखा हो तो मैं दिखाई देता हूँ। शेविंग ब्रश, देखो। आप एक शेविंग ब्रश को देखते होंगे, जैसे पानी से निकले हुए देखना, तो इसके जो कण है ना वो आपस में चिपक जाते हैं, जैसे यहीं पर देख लो, चलो इसी एग्जांपल के माध्यम से, कि जो शेविंग ब्रश होता है जब हम उसको पानी से निकालते हैं तो उसके जो रोए होते हैं, उसके जो बाल होते हैं, ये आपस में चिपक जाते हैं। इनके चिपकने का कारण क्या है? ये भी सरफेस टेंशन है, क्योंकि जो इस पर पानी चिपका है उसकी टेंशन की वजह से, मतलब वो टेंशनाइज करेगा, टेंशनाइज का मतलब इसको खींचेगा, और खींचेगा कहाँ? अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ होने का मतलब ये चिपक जाते हैं आपस में। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि शेविंग ब्रश, शेविंग ब्रश को पानी से निकालने पर, पानी से निकालने पर उसके रेशे
के रेशे चिपक जाते हैं, यानी कि स्टिकिंग ऑफ रेशे के लिए क्या कहोगे? रेशे के लिए एक थोड़ा ठीक शब्द बताओ। स्टिकिंग ऑफ रेशे ऑफ शेविंग ब्रश इन वाटर। ठीक, तो रेशे के लिए या कह दो उसके जो हेयर्स होते हैं ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। साबुन में भी घोला होता है, हाँ बिल्कुल, वो भी उसी चीज का रीजन है जो सिंपल वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं। अच्छा, अब देखो आपसे पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए पानी है आपके पास, सिंपल पानी है, फाइबर फाइबर कह सकते हैं, चलिए ठीक है, फाइबर से आपको समझ आता है तो फाइबर। देखिए, अब जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मान लो एक सिंपल पानी है और उसका कुछ सरफेस टेंशन है, अब मुझे इस सरफेस टेंशन को कम कर देना है। तो सरफेस टेंशन को कम करने के तरीके हैं कि आप उस पानी को गर्म कर दो, या उसमें कोई चिकनाई की चीज़ डाल दो, जैसे कैरोसिन डाल दिया आपने, आप कोई ग्रीस डाल देंगे, तेल डाल देंगे, तो भी उसकी सरफेस टेंशन टूट जाएगी और फिर उसके पास ताकत नहीं रह जाएगी किसी चीज़ के वजन को संभालने की। तो एक अगला मुद्दा इसमें आता है, उसको नोट डाल के लिख लेना। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन विल बी डिक्रीजेज, कि पृष्ठ तनाव घटेगा। पृष्ठ तनाव घटेगा, क्यों घटेगा? अगर आप, पहला तरीका है, द्रव को गर्म करने पर, ऑन हीटिंग द लिक्विड, अगर आप द्रव को गर्म करोगे तो ऐसा होगा। सेकंड तरीका है, अगर आप उस लिक्विड में कोई भी चिकनाई मिला दोगे, तो आप कहोगे चिकनाई मिलाने पर, चिकनाई मिलाने पर, यानी कि ऑन मिक्सिंग लुब्रिकेंट। ठीक, तीसरा तरीका है, ये हो गए सरफेस टेंशन को कम करने के उपाय, ठीक है, दो ही बहुत है, द्रव को गर्म करने पर और चिकनाई मिलाने पर, यही मेन होते हैं। अब देखिए, आपसे एक बात पूछी जाएगी कि गर्म सूप जो है, यानी कि जो गर्म सब्जी है, अच्छा चलो पहले इसको नोट करिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, संकेत बिल्कुल हो जाएगा, नहीं मैं बता दूंगा जब, वो वीडियो बाद में जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बहुत ज़बरदस्त। हाँ बिल्कुल पलक। वैसे देखो आपकी ना एक शाम का कोई अंत नहीं है। एक साथी कह रहे थे कि भैया इंग्लिश जो है ना उसको ना आप ब्रैकेट में लिखा करो अलग से। ऐसे कर लूँ क्या, एक एलईडी इधर लगवा दूँ, इधर हिंदी लिख लेंगे इधर इंग्लिश लिख लेंगे। एक तो आपको पूरी क्लास बाईलिंगुअल मिल रही है, अब आपकी इच्छाएं हैं कि उसको अलग अलग ब्रैकेट में भी लिखा जाए, तो आपकी इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं है। क्यों भाई, उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या हमने अपना डिस्टरबेंस सिर्फ इसी बात पे निर्भर कर लिया कि ये ब्रैकेट में नहीं है? अब देखो एक बात आपसे पूछी जाएगी, दो के बाद तीसरा कंटिन्यू करना, ये बीच में मैंने एक नोट लगा दिया, तीसरा कंटिन्यू करना। तीसरा उदाहरण इसका होता है कि गर्म, हालांकि सब्जी भी ले सकते हैं आप, गर्म सूप, लेकिन पेपर में सूप देगा, गर्म सूप ठंडे की अपेक्षा, कोई भी गर्म सब्जी वगैरह ठंडे की अपेक्षा गर्म जो है वो अधिक स्वादिष्ट लगती है। गर्म सूप ठंडे की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है, यानी कि हॉट सूप इज मोर, हॉट सूप इज टेस्टियर, हॉट सूप इज टेस्टियर देन, हॉट सूप इज टेस्टियर देन कोल्ड सूप। ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ठंडा सूप होता है उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, जो ठंडा सूप होता है उसकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है,
तो जब हम उसको खाते हैं तो हमारी जीभ के कम हिस्से पे जाता है। देखो जिसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा है वो सिकुड़ा रहेगा ऐसे करके। जैसे पानी की बूंद है वो सिकुड़ी रहेगी, रेशे हैं वो भी सिकुड़े रहेंगे, हर चीज़ सिकुड़ी रहेगी जिसकी सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव ज़्यादा है। तो हमारी जीभ पर जब ठंडा सूप जाएगा तो उसका सरफेस टेंशन चूंकि बहुत ज़्यादा है तो वो सिकुड़ा रहेगा। सिकुड़ने की वजह से हमारी जीभ के कम स्वाद ग्रंथियों के हिस्से में आएगा। भाई मान के चलिए हमारी टंग है और इस पर स्वाद ग्रंथियां होती हैं, आपको जो टेस्ट देती हैं। ये मान लो इतनी सारी इस पर स्वाद की ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं। अब आपने सूप खाया और वो ठंडा है, उसकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है तो वो सिकुड़ा रहेगा। सिकुड़ने की वजह से वो इतने हिस्से पे आया, तो केवल इतनी ग्लैंड ने उसको टेस्ट किया। बट अगर वो गर्म है तो वो ज़्यादा हिस्से पे फैलेगा, वो हमारी ग्लैंड्स के ज़्यादा हिस्से को कवर करेगा और ज़्यादा स्वाद ग्रंथियों तक वो पहुंचेगा, तो हमें ज़्यादा स्वाद उसका आएगा। तो गर्म सूप की अपेक्षा ठंडा अधिक स्वादिष्ट लगता है। आपसे इतना नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताओ ये किस घटना का उदाहरण है, तो आप कह देंगे ये सरफेस टेंशन का उदाहरण है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। फिजिक्स का बुक कैसे परचेज करें? अभी फिजिक्स की बुक नहीं आई है। देखो एक बुक पर हम काम कर रहे हैं, मैं और भावना मैम, और साइंस की एक बहुत बेहतर बुक बनाने की उसी कोशिश है। और वो बुक उम्मीद है आपके पास 26 जनवरी को उसकी लॉन्चिंग होगी और उसके तुरंत मतलब जल्दी ही वो आपके पास पहुंचेगी। अभी मैं एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बता सकता, लॉन्चिंग का भी अभी फिक्स नहीं है, हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे चले जाएं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ उस पर बहुत अच्छे से काम हो। और ऐसा नहीं है कि 26 के चक्कर में हम कुछ गलतियाँ उसमें चली जाएँ, तो बिल्कुल उसको एक एक शब्द को बारीकी से ध्यान से पढ़कर चेक करके करेक्शन लगाकर, क्योंकि जब टाइपिंग के लिए जाती है तो टाइपिंग वाले महोदय कुछ गड़बड़ कर देते हैं मात्राओं की, कुछ कंटेंट छूट गया, उसको हर एक पॉइंट को चेक करके, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट भेज रहे हैं, बट वो टाइपिंग वाले भैया कुछ गड़बड़ कर दें, कुछ छोड़ दें, तो उसको फिर चेक करना पड़ता है दोबारा, फिर उनको बताना पड़ता है ये गलतियाँ हैं, फिर वो उनको सही करते हैं, फिर चेक करना पड़ता है। मतलब इसमें थोड़ा समय लगता है। तो एक बेहतर बुक आपके पास जाए, इसलिए वो कोशिश है। हॉट सूप वाला कंसेप्ट आज समझ में आया, थैंक यू सर। चलो बहुत बढ़िया दीपक। तो ये हो गए सरफेस टेंशन के बहुत सारे एग्जांपल्स। अब देखिए सरफेस टेंशन को मैं आपको वीडियो की मदद से दिखाऊंगा। लगा दो हरीश भैया, इसी स्लाइड पे लगा देना है ना। आओ सरफेस टेंशन को जरा पिक्चोरियल व्यू में देखते हैं, वीडियो की मदद से देखेंगे। एक बस वीडियो लगा लेता, इसी के बराबर में लगा देना। देखो हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको दिखना बंद हुआऊंगा क्योंकि एक वीडियो लग रही है। मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने दो कटोरियां ली हैं, उनमें पानी है और एक में सिंपल वाटर है और एक में पानी में मैंने सर्फ मिलाया हुआ है। मैंने उसमें डिटर्जेंट मिलाया हुआ है। सर्फ होता है जो कपड़े धुलने का होता है, डिटर्जेंट। तो आप यहाँ पर देखें कि ये मैंने ही प्रैक्टिकल किया हुआ है, एक में बिल्कुल सिंपल वाटर है और एक में मैंने डिटर्जेंट मिलाया हुआ है। अब मैं इन दोनों में काली मिर्च का पाउडर डालने वाला हूँ। काली मिर्च का ही क्यों? क्योंकि वो हल्का होता है। अब पत्थर डालोगे तो वो तो दोनों में डूबेगा, क्योंकि इतनी टेंशन थोड़ी होती है कि वो पत्थर को संभाल ले। अब देखिए होना क्या चाहिए कि इसकी सरफेस टेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और चूंकि इसमें आपने डिटर्जेंट मिला दिया, मेरे को चिकनाई की कुछ चीज़ नहीं मिली तो मैंने यही मिला दिया। डिटर्जेंट भी चिकना होता है, आप कुछ भी मिला लो, तेल ग्रीस कुछ भी मिला लो, या इसको गर्म कर दो। तो कुल मिलाकर इसकी सरफेस टेंशन कम हो गई है। अब आप खुद देखना कि ये कैसे काली मिर्च के पाउडर को संभाल लेगा, उसके वेट को संभाल लेगा, बट ये नहीं संभाल पाएगा और इसमें काली मिर्च का पाउडर वैसे ही डूब जाएगा जैसे वो मच्छर डूब गए थे। आप खुद इसको एक्सपीरियंस करिए। आओ एक बार मैं आपको वीडियो दिखाऊं, अच्छे से देखिए। ये मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला, एक सेकंड करो और बड़ी कर लो, फिर से दोबारा देखना एक बार। ये काली मिर्च का पाउडर इस पर डाला और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें डूब नहीं रहा। आपको और क्लैरिटी अब आएगी जब आप इस वीडियो को देखेंगे कि डूबता कैसे है। अब ये मैंने इसमें, अब देखो इसमें तो पट से डूब गया। क्या इसमें पहले वाले की तरह काली मिर्च का पाउडर तैर रहा है? नहीं। आप कहोगे इसमें, इसमें देखो, इसमें देखोगे तो ये तैर रहा है क्योंकि इसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है। ये देखिए तैर रहा है। अब इसमें आप चिकनाई मिला लो, कुछ भी मिला दो, मैंने डिटर्जेंट मिलाया, आप कुछ भी मिलाओ, इसकी सरफेस टेंशन कम हो गई तो ये संभाल ही नहीं पा रहा। इसीलिए तो मच्छर जो है वो डूब जाते हैं। तो जरा बताइए कि सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया? ये होता है पृष्ठ तनाव का कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हमने पृष्ठ तनाव को बहुत अच्छे से समझ लिया है, सरफेस टेंशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, एक बार थम्स अप करना। जी हाँ, मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। पानी में तेल को डालना किसका उदाहरण है? अब भाई ये कैसे उदाहरण बन जाएगा?
मान के चलो तुम खौलते तेल में इंसान को डालो, ये किसका उदाहरण है? अगर आप ऐसे कुछ भी पूछेंगे कि भैया छत पे से मैं अपने दोस्त को फेंक दूं, ये किसका उदाहरण है? ये तो क्या उदाहरण बनेंगे? समझ गए? बहुत ही बढ़िया। चलो अक्षय, बहुत शानदार। तो आपने देखा प्रैक्टिकली सरफेस टेंशन क्या है। ओके, तो ये हो गया आपका सरफेस टेंशन। अब हम अगले मुद्दे पर चलते हैं, और अगला मुद्दा है आपका बर्नौली की प्रमेय। एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है बर्नौली की प्रमेय, यानी कि बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम। और जरा एक बार देखते हैं कि क्या कहा था बर्नौली साहब ने। तो देखो, बर्नौली की थ्योरम से ना थ्योरम तो नहीं पूछी जाती है, बट इसके ना अनुप्रयोग जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब अनुप्रयोग तो आपको तब समझ में आएंगे जब आपको बर्नौली की प्रमेय समझ में आएगी, वो तो तभी हो पाएगा। आओ जरा एक बार देखते हैं बर्नौली की प्रमेय क्या होती है। उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लो हमारे पास एक पानी का पाइप है, और इस पानी के पाइप में पीछे से पानी बहता हुआ आ रहा है, कहीं से भी आ रहा होगा, ये पीछे तक है, पाइप आगे तक है, मैंने छोटा सा हिस्सा लिया, इसमें से ये पानी इस तरह से बहता हुआ आ रहा है। देखिए, बहते हुए पानी के पास तीन तरह की ऊर्जाएं होती हैं। एक तो चूंकि ये गति में है तो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं दिखाऊंगा के ई से। इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि ये पानी है तो इसके पास एक दाब ऊर्जा होगी, यानी कि एक प्रेशर एनर्जी होगी। प्रेशर एनर्जी को हम पीई से दिखा देते हैं, ठीक है। और चूंकि अगर मान लो अभी तो ये पाइप जमीन पर रखा हुआ है, अभी तो इसके अंदर कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं है, लेकिन अगर आप जमीन से ऊपर हम इसको उठाएं, पाइप को ऊपर उठाएं, तो इसके अंदर कोई स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है। तो इस केस में नहीं है, बट हो तो सकती है ना, अगर इसको पाइप को हम ऊपर उठा दें। तो ऊंचाई पर ले जाने पर इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। एक हो गई इसमें पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, प्रेशर एनर्जी में ना पी आर लगा देना, पी आर थोड़ा रहेगा प्रेशर एनर्जी, और ये है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, आप इनकी कोई वैल्यू मान लो, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, जो आपका मन करता हो वो मान लो। अभी मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, आप कहोगे ये कहाँ से आया। मैं कई बार कह रहा हूँ, उस बात को सुन लेना, मैं कुछ वैल्यू मान रहा हूँ और वो जस्ट मैं मान रहा हूँ, आप जो चाहो मान लेना। मान के चलो मैंने इसको माना कि ये है 10, जस्ट एग्जाम्पल, ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ जो मेरे मन में नंबर आ रहा है, और यहाँ पता है स्थितिज ऊर्जा शून्य है, यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। अब मान के चलिए मैंने क्या किया, ये जो पाइप हमने बनाया है इसको हमने जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाया। ये जो हमारी पाइप है इसको हम कोशिश करते हैं, अच्छा एक सेकंड रुकना, मुझे बस एक सेकंड का समय दो। ये अब मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर उठा दिया, मैंने जमीन से इसे ऊपर उठाया, यहां से, ये है आपका ग्राउंड का लेवल। तो आप मुझे एक बात बताओ कि इस केस में अगर मैं फिर से चेक करूं एक बार कि काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, तो मैं ये तो कोई भी सिंपल बता सकता है कि भाई अगर इस पाइप में पानी पहले ऐसे बह रहा था और सब कुछ वही है, एक पाइप में पानी बह रहा है जमीन पे, आप उस पाइप को ऊपर उठा लो, तो भाई साहब ऊपर उठाओगे तो पानी के जो बहने की गति है, जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। अगर आप उठाओगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा घट जाएगी। मान लो गतिज ऊर्जा घट गई, 10 से घट के कुछ भी लिख दो जो तुम्हारा मन करता हो, मान लो 10 से घट के 7 हो गई, तुम 6 लिख दो, 5 लिख दो, 4 लिख दो, जस्ट एक नंबर ले रहा हूं मैं। अच्छा जी, अब देखो गतिज ऊर्जा क्यों घटी है। गतिज ऊर्जा इसलिए घटी है क्योंकि कोई दूसरी ऊर्जा बढ़ी है। अब दूसरी ऊर्जा कौन सी बढ़ी है भाई? स्थितिज ऊर्जा बढ़ी है, क्योंकि इसकी जमीन से कुछ ऊंचाई बन गई है। देखिए, अगर इसकी अब जमीन से कुछ ऊंचाई है तो डेफिनेटली इसमें कोई स्थितिज ऊर्जा है। इस सिरे को देखो आप, अब जितनी गतिज ऊर्जा घटी है उतनी ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो 3 से बढ़ जाएगी। ये तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि देखो, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ना तो चेंज होगी, ना तो घटेगी, ना तो बढ़ेगी।
बस उसमें जो अंदर की ऊर्जाएं हैं वो एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। आप पढ़ते हो कि ऊर्जा ना नष्ट होती है ना पैदा होती है, लेकिन आप ये कंफ्यूज हो कि यार ऊर्जा बढ़ कैसे गई। देखिए वो कुल ऊर्जा की बात है, टोटल एनर्जी की बात है। टोटल एनर्जी में बताया जाता है कि कुल ऊर्जा ना घटेगी ना बढ़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, देखो प्रेशर एनर्जी सेम रहेगी, प्रेशर एनर्जी उतनी ही रहेगी जितनी यहाँ है। आप मुझे यहाँ टोटल एनर्जी बताओ, तो आप कहोगे कि भैया जी यहाँ है 10 और 8 18 और 0 18, और यहाँ पर टोटल एनर्जी बताओ कितनी है, तो उन्होंने कहा 8 और 3 15, ओ सॉरी 8 और 3 11 और 7 18, यहाँ भी 18 है। तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अंदर की एनर्जीज जो हैं वो अगर एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। ये बात बताई बर्नौली साहब ने। अब सुनिए, आप इस बात को जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ो। आप चाहे तो ऐसे पढ़ो कि देखो भाई एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसलिए अगर एक एनर्जी कम हुई तो दूसरे वाली को बढ़ना पड़ेगा और तीसरे वाली कांस्टेंट रहेगी, तीसरे वाली वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि एक के घटने का जो प्रभाव है वो तो दूसरे ने कंपनसेट कर दिया ना। तो कोई एक एनर्जी अगर घटेगी तो दूसरी अपने आप बढ़ जाएगी, तीसरी कांस्टेंट रहेगी। ये डिपेंड करेगा कि किस सिचुएशन पे क्या है। यही है सिर्फ बर्नौली की प्रमेय। अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं इसको लिखवाऊं, एक बार इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लिखते हैं कि बर्नौली साहब ने एग्जैक्टली क्या बोला था। कोई बात नहीं है भाई, डाली काइनेटिक एनर्जी हो या वेलोसिटी की एनर्जी हो, बात तो एक ही बात है ना। काइनेटिक और वेलोसिटी कुछ भी अलग चीजें नहीं है, वो दोनों सेम थिंग है। ठीक, चलो अब देखो पहले इसको लिख लो, फिर एक बार आप समझ लेना। आप इसको लिखिए, तो बर्नौली साहब ने कहा कि द्रव की कुल ऊर्जा, द्रव की कुल ऊर्जा सदैव समान रहती है। या तो आप ऐसे कहिए कि द्रव की टोटल एनर्जी सदैव समान रहती है, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ ए लिक्विड इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी लिक्विड की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। या आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्रव की तीनों ऊर्जाओं का कुल योग हमेशा निश्चित रहेगा। यह भी सही बात है कि द्रव की तीनों कहिए, सभी कहिए, कोई समस्या नहीं है, द्रव की सभी ऊर्जाओं का योग सदैव नियत रहेगा, यानी कि सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ए लिक्विड इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस बात को आप समझ सकते हैं, ठीक। हाँ, अब पूछा जाता है, आप ये समझ गए होंगे कि बर्नौली की प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है। तो भाई आप समझ चुके होंगे कि बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो आप कहेंगे ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी कि बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब इस बात को मैं डायरेक्ट लिखवाता तो शायद नहीं समझ में आती, अब आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको बर्नौली की थ्योरम। अच्छा, एक ना वीडियो देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर समझ में आ जाएगा, पहले इसको नोट करिए। हाँ हाँ बिल्कुल लोकेश भाई। अब देखो असल में आपको ना दिक्कत क्या है, आप गतिज ऊर्जा को और दाब ऊर्जा को आपस में रिलेट कर लेते हो, प्रेशर एनर्जी और आप काइनेटिक एनर्जी जो है उसको मिक्स कर देते हो। आपको लगता है कि जो पानी निकल रहा है वो बहुत प्रेशर से निकल रहा है, आप ऐसे कहते हो। जब किसी पाइप को आप दबा लेते हो, आप कहते हो अरे इसका तो प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर नहीं बढ़ता है, वो वेलोसिटी बढ़ती है, प्रेशर तो उतना ही रहा। अब आप इसमें ज़्यादा गहराई में ना जाएं, क्योंकि फिर पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स सामने आ जाएगी। मृत सागर किसका एग्जाम्पल है? अरे निशु, मृत सागर तो मुझे लगता है कोई जगह है, जियोग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा आपने। अब सुनो, एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, और वीडियो है ये। अब इस वीडियो में मैंने क्या किया हुआ है, जैसे मैंने एक पेपर लिया, मुझे बस एक पाइप बनानी थी, तो मेरी नज़र पड़ा ये पेपर। मैंने ये पेपर लिया और इस पेपर को गोल घुमाकर मैंने बना दी एक पाइप, ठीक है। अब देखिए, इस पाइप में दो जगह लेते हैं। मान लो ये हमारी बेड शीट है, और बेड शीट पर मैंने सफ़ेद सफ़ेद जो आपको नज़र आ रहा है, ये है थर्माकोल। थर्माकोल आप जानते होंगे, जो सफ़ेद सफ़ेद का गद्दा सा होता है। अब मैंने उस पाइप को इस थर्माकोल के पास ऐसे रख दिया। अब दो चीज़ें हो गई, एक तो ये हो गई पाइप का ये वाला सिरा, और एक ये वाला सिरा। जैसे हमने यहाँ दो केस ये बनाए थे, एक केस ये है एक केस ये है, वैसे ही यहाँ पर दो केस बनाते हैं, एक केस ये है एक केस ये है। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं यहाँ पर हेयर ड्रायर इसके मुंह पे ऑन करूंगा, हेयर ड्रायर क्या होता है, जिसमें से हवा निकलती है बहुत तेज, तो यहाँ से बहुत तेजी से हवा निकलेगी। अब हवा निकलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हवा की गतिज ऊर्जा है मैंने उसको बढ़ा दिया। समझना मेरी बात को, कि हवा निकलने का मतलब मैंने यहाँ की गतिज ऊर्जा को बढ़ा दिया। देखो, बढ़ाने से पहले, ब्लोअर चलाने से पहले, इस हेयर ड्रायर को चलाने से पहले दोनों जगह पर एनर्जी बराबर है, जितनी यहाँ है उतनी ही यहाँ है। बट मैंने अगर यहाँ की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया, बात समझना मेरी आप, कि मान लो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, ये नजर आ रहा है इसमें, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, अब नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। देखो, मैं इसके हिस्से यहाँ लिख लेता हूँ, इसकी चीजें यहाँ। यहाँ पर मान लो काइनेटिक एनर्जी मान लो 5 है, प्रेशर मान लो 7 है, पोटेंशियल एनर्जी मान लो 10 है, ठीक। अब पोटेंशियल, अगर आप इस ब्लोअर को यहाँ चलाते हैं, यहाँ के पैरामीटर यहाँ लिखता हूँ, अगर इस ब्लोअर को आप चलाते हैं तो डेफिनेटली कौन बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। मान लो काइनेटिक एनर्जी 5 से बढ़कर 8 हो गई। अब देखो, अगर एक एनर्जी बढ़ी है तो इनमें से किसी एक को घटना पड़ेगा, यहाँ पर किसी एक को घटना पड़ेगा। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी तो तब घटेगी जब मैं इसको ऊपर नीचे करूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ब्लोअर चलाने के बाद मैं इसको यहीं रखूंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो वही रहेगी, स्थितिज ऊर्जा तो उतनी ही रहेगी। कितनी? मान लो 10 की 10 ही रहेगी। प्रेशर एनर्जी जो है अब उसको घटना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, और जितने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है उतने से ही प्रेशर एनर्जी को घटना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ाई आपने? 3 से, तो प्रेशर एनर्जी 3 से घट के 4 हो जाएगी। कुल मिला के याद रखना, देखो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो वहां पर दाब कम हो जाता है। जहां से भी हवा की गति बढ़ेगी वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही यहाँ दाब कम हुआ, जितने में ये तेज हवा बह रही है, मान लो इतने एरिया में ये तेज हवा बह रही है, तो यहाँ पर क्या है, दाब की एक कमी बन गई है। यहाँ पर जो दाब है वो 4 है, और मान लो आसपास का दाब थोड़ा ज़्यादा है, तो आसपास की जो हवा है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। एयर जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहती है। तो ये हाई प्रेशर की जो नीचे की एयर है, ये लो प्रेशर की तरफ बहेगी, इस पाइप में से निकल के यहाँ की एयर ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि ये हवा नीचे वाली उच्च दाब पर है और ये हवा निम्न दाब पर है। तो ये उच्च दाब वाली हवा निम्न दाब को भरने की कोशिश करेगी, और हवा जब बह के आएगी तो अपने साथ लेकर आएगी थर्माकोल को। अगर ये थर्माकोल आया तो हम मानेंगे हवा भी आई है, और बर्नौली पिर में सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। चलो एक बार इसको करके देखते हैं। अगर आपको इसमें, मैं पहले, चलो इसको ऐसे रहने दो। अगर आपको इसमें थर्माकोल आता हुआ नजर आए तो मुझे एक बार बता देना ब्लोअर के चलाने पर। ये लो, अभी मैंने ब्लोअर ऑन किया हुआ है, और सिर्फ मैं पाइप को, मैं ऊपर नीचे नहीं उठा रहा हूँ, मैं तो बस थर्माकोल के पास ऐसे ही ले जा रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे, सिर्फ ऐसे जहाँ जहाँ थर्माकोल है। तो आप खुद देखेंगे थर्माकोल नीचे क्यों आ रहा है। इसलिए नीचे से ऊपर आ रहा है क्योंकि हवा नीचे से ऊपर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो प्रेशर कम हो गया।
तो आप देखें कि एक ऊर्जा के बढ़ने पर दूसरी ऊर्जा अपने आप ही नीचे कम हो जाती है, जबकि तीसरी ऊर्जा वैसी ही रहती है। अब बताओ थोड़ा सा किस किस को अभी भी दिक्कत है इस बर्नौली थ्योरम को समझने में। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो फिर इसके अनुप्रयोग लिखिए कि दैनिक जीवन में आप बर्नौली प्रमेय का क्या इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल तो इसके बहुत सारे हैं, बट हम केवल उनको पढ़ेंगे जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। एक बार मुझे बताइए, फिर मैं आपको अनुप्रयोग लिखवाऊँ, एप्लीकेशन लिखवाऊँ। हाँ बिल्कुल अभिषेक, बहुत शानदार। मैं आपको फिर एक बार समझा देता हूँ सारी चीज़ों को, है ना। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं फिर से एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, कुछ साथियों को समझ नहीं आया है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको कि होता क्या है। होता ये है कि एक एनर्जी, हाँ देखो, आप ये समझो कि तीन एनर्जी होती हैं। एक प्रेशर एनर्जी होती है, दाब ऊर्जा, एक वेग की वेलोसिटी की एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, और एक आपकी ऊंचाई के कारण एनर्जी होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इन तीनों में आप ये याद रखो कि जब भी इनमें से कोई एक कहीं बढ़ेगी तो दूसरी अपने आप घट जाएगी, तीसरी नियत रहेगी, तीसरी कोई कांस्टेंट रहेगी। ठीक। अब यहाँ पर हमने एक पाइप लिया, दो सिचुएशन बना लो, एक ये है और एक ये है। अब मैंने अगर यहाँ हवा की गति बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, अगर मैंने यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है तो दाब या स्थितिज यानी प्रेशर और पोटेंशियल दोनों में से कोई एक एनर्जी को घटना पड़ेगा। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है, अब पोटेंशियल एनर्जी तो घटेगी नहीं, क्योंकि आपने कागज को वहीं की वहीं रखा है, ऊपर नीचे तो आपने किया ही नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा वही रहेगी। अब कौन बची? दाब ऊर्जा। तो दाब ऊर्जा घट जाएगी। आप हमेशा याद रखो कि जहां से भी तेज हवा बहेगी वहां पर दाब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी को घटना पड़ेगा। ट्रेन गुजर के जाती है बहुत तेजी से, अपने सामने की हवा को बहुत तेजी से ले जाती है, तो पटरी पर पीछे थोड़ा सा दाब कम हो जाता है। उसका भी रीजन हम बताएंगे कि उससे होता क्या है। तो यहाँ पर दाब कम हो जाएगा। अब जहां भी प्रेशर कम होगा ना, आसपास का देखो, मैं मानता हूं इतने हिस्से का दाब कम हो गया। अब यहाँ का दाब जो है वो सामान्य दाब है, बट वो है तो इससे ज्यादा ही। एक बात बताओ, पहले दाब हर जगह बराबर है, एक प्रेशर है हवा का, सिंपल। अब एक निश्चित जगह पर आपने कम कर दिया तो यहाँ पर तो अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा ना। और हवा क्या करती है कि वो उच्च दाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है, निम्न दाब की तरफ बढ़ती है। तो आसपास की जो हवा है वो इसको भरने की कोशिश करेगी, मतलब वो खाली जगह को भरने की कोशिश करती है। देखो मैं आपको बताऊं, निम्न दाब का मतलब क्या है कि वहां पर हवा नहीं है। और हवा तो आपने चूंकि धक्का देके भगा दी यहाँ से, यहाँ हवा नहीं है। निम्न दाब का मतलब है हवा नहीं है यहाँ। तो आसपास की हवा इसको भरने की कोशिश करेगी, तो नीचे की हवा इसको भरने की कोशिश करती है। इसी चक्कर में वो अपने साथ थर्माकोल को भी ले आती है। तो थर्माकोल का आना ये प्रदर्शित कर रहा है कि हाँ, यहाँ से हवा आई है क्योंकि यहाँ निम्न दाब है, जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि हाँ, गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब कम होता है। अब बताओ जरा किसको समझ नहीं आया। अगर समझ आ गया हो तो मेरे साथ नोट करते रहिए। अब देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि जब ट्रेन गुजर जाती है, जैसे मान लो ये पटरी है और ये ट्रेन है, ट्रेन इधर की तरफ गई है, तो जब ये ट्रेन यहाँ से गुजर जाती है तो ये अपने साथ हवा को भी ले गई, या आप कहिए हवा की गति यहाँ बढ़ गई। हवा की गति बढ़ना या हवा का ना होना, दोनों यही कह रहे हैं कि यहाँ अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, गतिज ऊर्जा बढ़ी है, तो दाब ऊर्जा पटरी पे कम हो जाती है, जबकि आसपास का प्रेशर अच्छा खासा है। तो आसपास की हवा, हमेशा ये याद रखो कि आसपास की हवा कम दाब को भरने के लिए आती है और अपने साथ वो कूड़ा करकट पिन्नी बोतल सबको ले आती है। तो आपने देखा होगा जब ट्रेन गुजर जाती है तो उसके पीछे कूड़ा करकट जो भी पटरी पे पड़ा होता है सब थोड़ी दूर तक चलता है। तो लिखेंगे इसका उदाहरण कि ट्रेन के गुजरने के बाद, ट्रेन गुजरने के बाद, अच्छा सबको समझ आया? ठीक है, बताते रहो, अभी आपके कमेंट पूरे नहीं आ रहे हैं, अभी तक तो सब ओके है। ट्रेन गुजरने के बाद अ, पटरी पर पड़ा कूड़ा ट्रेन के पीछे
उड़ने लगता है, यानी कि गार्बेज 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 स्टार्ट्स फॉलोइंग ट्रेन व्हेन ट्रेन पास अवे, जब ट्रेन वहां से गुजर जाती है तो। हाँ बिल्कुल, अगले जन्म में भी नहीं भूलेंगे, मस्त समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक आप फील करते होंगे कि जैसे मान लो आप एक हल्की सी बाइक पे चल रहे हैं और आपके सामने से एक साइड से एक ट्रक निकल जाए बहुत तेजी से, तो आपको एक ऐसा फील होता है जैसे खिंचाव हो, या ट्रक आपको खींच रहा हो। ऐसा क्यों होता है? अब यही है कि जो ट्रेन है उसको ट्रक समझो, और आप जो कूड़ा है मतलब उसको अपने से कंपेयर, आप मतलब कूड़ा नहीं हो, कंपेयर कर लो कि आप वो हो। तो जब ट्रक निकलता है बहुत भारी, तो वो ज़्यादा हवा को अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, मतलब दाब कम हो जाता है, आसपास की हवा उसको भरने की कोशिश करती है। ठीक है, बस इतना सा समझो। अब सिर्फ आप इतना याद रखो, जिनको वो एग्जाम्पल समझ नहीं आया, हालांकि वो बहुत फैंटेस्टिक एग्जाम्पल था, उससे आसान तो कुछ उदाहरण है ही नहीं। अब जिनको नहीं समझ में आया, इससे समझ में आ गया होगा। बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, वो इतना याद रखो कि जब हवा कहीं से तेजी से गुजरती है तो वहां पर दाब की कमी हो जाती है, और उस दाब को भरने के लिए आसपास की हवा आ जाती है। तो आसपास की हवा जो है ना, जैसे ट्रक गुजरा तो यहाँ दाब की कमी हो गई, जहां से वो गुजरा यहाँ दाब की कमी हो गई। अब आप जस्ट पीछे हो, अगर आप उसके बिल्कुल नजदीक चल रहे हो, तो हवा ऐसे एकदम झटके से उस दाब को भरने आएगी उस जगह को, तो आपको भी साथ में वो झटका देगी। इसलिए कहा जाता है, मेट्रो पे देखिए या ट्रेन पे देखिए, कि जब ट्रेन गुजर रही हो तो उससे थोड़ा दूरी रहिए, क्योंकि वो बहुत तेजी से जा रही है और आसपास की हवा को अपनी तरफ खींचेगी, जिसके चक्कर में आप भी उसके लपेटे में आ सकते हो। ठीक है ना? तो दूसरा लिखिए आप। अ, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे कि सड़क पर ट्रक के गुजरने पर, सड़क पर ट्रक गुजरने पर बाइक सवार बाइक सवार यात्री को खिंचाव महसूस होता है। खिंचाव महसूस होता है। आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, एक बात मैं बताऊं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रेशर कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, कुछ नहीं। आपसे सिर्फ ये देगा कि बताओ ये किसका उदाहरण है, आप कह देना जी बर्नौली प्रमेय का। आपसे पूछेगा ये किसका उदाहरण है, तुम कह देना जी बर्नौली प्रमेय, खत्म। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा। तो आप कहेंगे कि बाइकर्स फील्स एन अट्रैक्शन फोर्स ऑन पासिंग ए ट्रक। ठीक। तीसरा एक बहुत मस्त एग्जाम्पल है, और वो क्या है कि देखो, जैसे आपने गांव में देखे होंगे छप्पर। अब जिन्होंने नहीं देखे हैं शहर वालों ने, तो वो थोड़ा सा इमेजिन कर लेना कि छप्पर क्या होते हैं। छप्पर हुए, टिन हुए, शायद शहरी लोग नहीं समझ पाए बट गांव के लोग समझ जाएंगे कि ये है, मान लो मतलब झोपड़ी पड़ी हुई है, छप्पर पड़ा हुआ है, या फिर टिन पड़ी हुई है, तो आपने देखा होगा कि आंधियों में ये उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? देखिए, जब आंधी चल रही है, तो आंधी का मतलब है कि बहुत तेज हवा यहाँ से गुजरी है, यानी हवा की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ। अब अगर यहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, तो उसने दाब ऊर्जा को कम कर दिया होगा, प्रेशर एनर्जी को कम कर दिया होगा। अच्छा, जो अंदर की प्रेशर एनर्जी है वो तो सामान्य है, तो वो कम से हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगी, तो अंदर की जो हवा है वो यहाँ जाने की कोशिश करेगी। अब समझो, टीन के नीचे से हवा ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो वो अपने साथ टीन को भी ले जाती है। इतनी हैवी एनर्जी है ये, इतना तगड़ा प्रेशर वहां पे बनता है कि एकदम से वो अपने साथ टीन को भी ले जाने की कोशिश करेगी। तो आपसे सवाल आएगा कि आंधियों में टिन या छप्परों का उड़ जाना किस घटना का उदाहरण है? आप कहेंगे बर्नौली प्रमेय का उदाहरण है। ठीक। तो लिखिए, आंधियों में आंधियों में टिन या छप्परों का उड़ जाना, यानी कि फ्लाइंग ऑफ, ये ओ डबल एफ ऑफ है, ऑफ का मतलब दूर चले जाना। फ्लाइंग ऑफ टिन इन स्टोर, आंधियों में टिन या छप्परों का उड़ जाना इस घटना का उदाहरण होता है। ठीक।
3 उदाहरण हो गए। अगला देखिए आप, नोट करिए इसको फटाफट, फिर लास्ट एग्जांपल यहाँ का कवर करते हैं और आगे बढ़ेंगे। चलो अब देखो अगला, एक और एग्जांपल है इसका, कि जब आप सैलून में जाते हैं या शुद्ध भाषा में नाई के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर वो एक स्प्रेयर मारता है, और स्प्रेयर क्या करता है, आपके मुंह पर पानी को बहुत छोटी-छोटी बूंदों के रूप में दे देता है। वो कैसे काम करता है स्प्रेयर? देखो उसमें पानी ना नीचे से ऊपर आ रहा है, तो कैसे आ रहा है आप देखिए। ये है मान लो आपका वो बॉटल स्प्रेयर वाली, और यहाँ पर लगा हुआ है ये ऐसे करके। अब यहाँ पर ये बहुत बारीक ये बना रहेगा, यहाँ एक बटन रहेगा, और यहाँ जैसे इसको दबाएगा, इसमें एक पाइप रहेगी, ये पाइप, और वो इसको ले जाके पानी दे देती है। अब बात है कि यार इसको दबाने से पानी कैसे ऊपर जा रहा है, सिर्फ इतना पढ़ना है हमें। देखिए यहाँ पर है पानी, ये बहुत सारा पानी यहाँ भरा हुआ है, ये पाइप पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। अब जैसे ही तुम इसको दबा रहे हो, तो दबाने का मतलब क्या है कि तुम यहाँ की हवा को बाहर निकाल दे रहे हो। तुमने यहाँ की हवा को खाली कर दिया, पाइप के अंदर हवा नहीं छोड़ी तुमने। तो तुम इसको कहते हो कि भाई मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, पूरी पाइप के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो यहाँ प्रेशर एनर्जी कम हो गई। देखो काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना सिर्फ ये है कि वहां पर हवा नहीं है, तो प्रेशर एनर्जी घट जाएगी। अब अंदर प्रेशर एनर्जी घट गई, तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, यहाँ तो दाब ज्यादा है, यहाँ दाब कम है, तो हवा जो है वो एकदम यहाँ भागेगी और अपने साथ पानी को भी ले जाएगी। तो ये किसका उदाहरण हो गया? बर्नौली प्रमेय का। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो अ, इसका नाम होता है, या तो स्प्रेइंग बोल देता है, स्प्रेइंग, या जेट बोल देता है, या स्प्रे पेंटिंग, कुछ भी बोल देता है। हिंदी में भी इन्हीं को नाम रखेगा वो, स्प्रे पेंटिंग। ये सब किसके उदाहरण हैं? तो आप कहेंगे कि ये सारे के सारे बर्नौली प्रमेय के उदाहरण हैं। ठीक है सर, जन नहीं जाना, अरे इतनी तो मात्राओं को आप खुद कर लिया करो। कहाँ हो गया जन नहीं जाना, उड़ जाना, अरे कोई बात नहीं, इतना तो आप भी समझते हो कि हाँ ये तो भाई मिस्टेक ही हुआ है। इतने तो सब आप बढ़िया और समझदार हो। तो उम्मीद है कि आपको बर्नौली प्रमेय बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी जिन साथियों को कुछ हल्का फुल्का कन्फ्यूजन भी है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि वो जो मैंने आपको गहराई में बताया है उससे कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप बस ये उदाहरण याद रख जाना, और सिर्फ इतना याद रख जाना कि बर्नौली साहब ने कहा था कि द्रव की टोटल एनर्जीज हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, कि कुल ऊर्जा हमेशा समान रहेगी, अंदर की जो एनर्जीज हैं वो आपस में घटती बढ़ती रह सकती हैं, और ये सारे के सारे बर्नौली प्रमेय के उदाहरण। तो आज इस चैप्टर का हमने 4th पार्ट किया। हम चीज़ों को बहुत समझ समझ के कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, क्या हुआ, 4th था आज ये। अब देखो ऐसा होता है कि अ, जब सवाल अच्छा बनता है, तो बेहतर बनने वाले सवाल को वही कर पाते हैं जिनको उस टॉपिक की अच्छी नॉलेज होती है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से समझ समझ के चलें, ताकि उससे कुछ घुमा के भी सवाल बनाए तो आप उसको कर दें। इसलिए हम इस चैप्टर में या पूरे सिलेबस में बिल्कुल स्लो स्लो लेकर चल रहे हैं। कहाँ लिख दिया 35? आप लोग यार बड़े परेशान हो जाते हो, कुछ ऐसा लिख भी गया है तो वो तो आपको पता है भाई मिस्टेक ही होगा। कहाँ लिख दिया मैंने 35 भाई? हुँ? अरे यार उड़ है ये, छप्परों का तुम मतलब कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ 35 का क्या काम होगा? ये तो बोल भी तो रहा हूँ मैं, उड़ जाना। ये लो भाई। ठीक है साहब, चलिए तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।